Dear student and friends, welcome to Sarda Sadan online YouTube platform. Today we are going to attend a new topic of organism and population. देखो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो चैप्टर चल रहा है उसी से हम नया टॉपिक लेते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये डायग्राम एक बायोम का है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक बायोम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और बायोम यानी जियोम। और आप जानते हो जियोम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? इकोसिस्टम होते हैं। एक बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर ये एक पूरा बायोम है और बायोम को हम कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं बाय रेनफॉल एंड टेम्परेचर। किससे करते हैं? वर्षा के कारण और टेम्परेचर के कारण हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, इसको समझाते हैं। तो ये एक पूरा बायोम है और इस बायोम में आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर मरुस्थल, घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, उत्तरी ध्रुवीय अल्पाइन टुंड्रा क्षेत्र। तो ये जो है एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे इकोसिस्टम है और एक जगह पर हैं तो एक बायोम में आ गए। डायग्राम मैंने कहीं से नहीं लेके लिया है, ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही है। और एनसीईआरटी बुक आपको ये समझाती है कि ये एक बायोम का डायग्राम है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट है। इसको अगर आप देखोगे तो देखो हम उष्णकटिबंधीय वन की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो नीचे का जो ग्राफ आपको वर्षा समझा रहा है। तो यहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो यही होता है उष्णकटिबंधीय में। तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर मरुस्थल में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और वर्षा कम रहती है। सही है बात? मरुस्थल में क्या रहता है? टेम्परेचर तो बढ़ता हुआ है लेकिन वर्षा कम है। इसको आप देखो शीतोष्ण वन को आप देखोगे तो टेम्परेचर 10 से 20 के बीच में रहता है। यहाँ पर कितना रहता है? और वर्षा जो रहती है वो 100 से 200 सेमी के बीच रहती है। अगर आप इसको देखो उत्तरी ध्रुवीय और अल्पाइन टुंड्रा, ये ठंडे इलाके होते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे टेम्परेचर देखो -5 से -10 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है और यहाँ पर वर्षा भी ठीक ठाक है। कितनी बता रखी है? वर्षा भी कम है, 50 से 100। तो वर्षा भी कम और टेम्परेचर डाउन। तो इस प्रकार से ये आपको एक पूरा बायोम समझा रखा है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं। जैसे मान लो इसको उतारने के लिए अगर आ जाए तो ये एक ऐसे मान लो, आप इसको कैसे उतारोगे? ये एक मान लो चिड़िया है, क्या है? ये इसकी चोंच हो गई, ये इसका पंख हो गया, ये इसका एक और पंख हो गया, 2 पंख। यानी आपने ऐसे एक चिड़िया बनाई, ये इसकी चोंच बना दी, एक पंख ऐसे बना दिया, एक नीचे। थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ याद करने का, वैसे ऐसा नहीं। और ये दाने चुग रही है, वो एक दाना ये रहा, एक दाना ये रहा, तो ऐसे लगा दिया आपने। तो इससे आपको ये थोड़ा सा ऐसे याद हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसे याद हो आ जाए, पूछ ले, ठीक है? कि आप एक ग्राफ के जरिए एक किसी बायोम को निरूपित कीजिए। ऐसे आएगा, प्रश्न आएगा कि एक बायोम को समझाइए जिसमें वर्षा को और टेम्परेचर को आप ग्राफ द्वारा समझाओगे। तो आ जाए तो आपको बनाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखते हैं तो निच, यानी आप इसको निस जो है इसको आप निकेत कहोगे। आपके हिंदी में ये वर्ड क्या है? निकेत। देखो निकेत क्या होता है, इस चीज को आप समझे। जैसे निकेत की अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो निकेत है। यानी किसी जीव की आवश्यकताएं निकेत को। अच्छा, निकेत जो आपको दिखेगा नहीं, जैसे हैबिटेट तो आपको दिख सकता है, आवास की अगर बात करें तो दिख जाएगा वो कहाँ रह रहा है, कैसे इलाके में। लेकिन निकेत को आपको वैसे ही समझना पड़ेगा, निकेत आपको दिखेगा नहीं। जैसे निकेत की अगर हम बात करें
तो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की रिक्वायर निकेत है, जिसमें उसका रोल क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि मान लो कोई कैट है, तो सबसे पहले बात करें तो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी वो कैट एक ऑर्गेनिज्म है, जीव है, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, भाई वो खाना खाएगी, खाना खाएगी। दूसरी बात वो रहेगी अपनी पर्टिकुलर जगह में, यानी एक पर्टिकुलर एरिया रह हो गया उसका, उससे ज़्यादा वो दूर नहीं जा रही, क्योंकि उसको वहाँ से दूर जाने पर खाना नहीं मिलता है। हो सकता है उसका जो खाना है वो उसको उस पर्टिकुलर एरिया में मिल जाता है, तो वो दूर भी नहीं जाती है। ठीक है, तो उसका रोल, वो रोल प्ले कर रही है वहाँ पर। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या दे रखी है कि भाई उसको इतनी दूरी में खाना मिल जाएगा। रोल क्या है, वो एक मांसाहारी जीव है और अपने वो खाद्य श्रृंखला में वो किस प्रकार की भूमिका निभा रही है, तो उसका रोल हो गया। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, निकेत जो होता है वो किसी स्पीसीज के लिए, जैसे कुत्ते की स्पीसीज है, बिल्ली की स्पीसीज है, किसी भी जाति के लिए निकेत एक ही होता है या अलग अलग होता है? कमेंट सेक्शन में अपने आंसर दीजिए। निकेत किसी स्पीसीज के लिए एक ही होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग। निकेत की मतलब समझ गए आप, उसकी रिक्वायरमेंट। तो जैसे किसी भी जीव की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है स्पीसीज की, जैसे कुत्ते की रिक्वायरमेंट अलग है, चूहे की रिक्वायरमेंट अलग है। चूहे की अगर हम बात करें तो वो बड़े जीव को थोड़ी खा सकता है, वो छोटे जीवों को खाएगा, अगर खाएगा तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो निकेत की अगर हम बात करें तो सिंपल सा एक लाइन याद रखोगे आप, रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी आपको यही बता रही है। आप एन यानी एक जीव की आवश्यकता, जिसमें वो रहे, जिसमें उसकी परिस्थिति, उसका रोल, क्या रोल क्या उसकी उस। ठीक है, तो यहां पे लिख भी रखी है, ऑलवेज डिफरेंट फॉर एनी स्पीसीज। निस जो है वो हमेशा डिफरेंट रहता है किसी भी जाति के लिए, यानी निकेत हमेशा किसी भी जाति के लिए अलग रहता है, सेम नहीं रहता है। हैबिटेट सेम हो सकता है, आवास सेम हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो ये आवास, यहाँ का आवास है, मान लो कुछ भी आवास है, तो वहाँ कुत्ता भी रह सकता है, बिल्ली भी रह सकती है, सेम। यानी हैबिटेट में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज एक जगह निवास कर सकती है, लेकिन निकेत अलग चीज हो गई। उसका पर्टिकुलर एरिया, वो कितनी दूरी में खाना खा रहा है, कितनी दूरी में अपनी उसकी खुद की भूमिका है। देखो यहाँ पे स्पीसीज ए और स्पीसीज बी की बात करते हैं। दो स्पीसीज है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, तो दोनों स्पीसीज रह रही है आराम से। ये मान लो डॉग की स्पीसीज है, ये कैट की स्पीसीज है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में दोनों रह रही है ना। तो डिफरेंट निच, लेकिन इनके जो निच है वो डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अलग है और इसकी रिक्वायरमेंट अलग है, इसकी आवश्यकता अलग है, इसकी आवश्यकता अलग। यहाँ पे हैबिटेट और निकेत है, यानी आवास और निकेत को डिफरेंट करके बताया हुआ कि जो आवास है उसकी अगर हम बात करें तो वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से मिलकर बना होता है, जैविक और अजैविक कारकों से। और एक आवास में बहुत सारी जातियां निवास कर सकती, एक ही आवास में बहुत सारी जातियां निवास कर सकती है, लेकिन जो निकेत होता है बिलोंग टू वन स्पीसीज ओनली, वो केवल और केवल एक स्पीसीज के लिए, एक ही जाति के लिए वो संबंधित होता है, निकेत। और निकेत को समझना, मैंने कहा अब आप बोलोगे सर इसको कैसे, इसको इमेजिन करो आप, इसको तो आपको दिख रहा है, लेकिन वो जैसे जहां रह रहा है वहां पर भी तो उसकी कंडीशन है, जहां पर रह रहा है वो जीव, कितनी दूरी तक वो खाना लेकर आता है, कितनी दूरी तक वो खाता है, कहाँ बैठ कर खाता है, वो उसका खुद का निकेत हो गया। आगे हम बात करें एबायोटिक फैक्टर की, अगर हम बात करें तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहां पर 4 एबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ना है। एक तापमान, दूसरा जल, तीसरा प्रकाश तथा चौथा मृदा। टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सोइल। अगर प्रश्न आ जाए कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका कौन सा है,
टेम्परेचर। कौन सा अजैविक कारक सबसे महत्वपूर्ण इन चारों में से? टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर देखो यहां पे हम दिखा रखे हैं, टेम्परेचर को समझा रखा है। पहली बात है कि टेम्परेचर हाउ वारी, ये वेरी कैसे करता है, यानी बदलता कैसे है। VERY, ई नहीं है यहाँ पे, ए है, ध्यान देना। ये चेंज कैसे होता है टेम्परेचर? तो टेम्परेचर दो कंडीशन में चेंज होता है। एक तो आप इक्वेटर से, जैसे ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, क्या है, इससे आप पोल की तरफ जाओगे, यानी यहां एक उत्तरी ध्रुव रहेगा और एक दक्षिणी ध्रुव है। तो जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे वैसे वैसे ठंड बढ़ने लग जाएगी और टेम्परेचर डाउन होने लग जाएगा। चाहे आप इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, टेम्परेचर डाउन होने लग जाएगा, बीच में आते ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरी ये है कि जब आप हाइट पे जाते हो तो ज़्यादा ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते जाओगे वहाँ टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। जितनी ज़्यादा हाइट टेम्परेचर डाउन, टेम्परेचर, हाँ वो अलग बात हो गई, लेकिन आप जैसे हाइट पे जाओगे तो टेम्परेचर आपको डाउन मिलेगा। इसलिए बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट जैसी, उन पे देखो आप बर्फ जमी हुई मिलेगी आपको, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर एकदम डाउन चला जाता है। तो पहला प्रश्न ये है कि टेम्परेचर किन स्थितियों में बदलता है, तो आप बताओगे सर टेम्परेचर दो स्थितियों में बदलता है। एक तो हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तब टेम्परेचर कम होता है, दूसरा हम धरातल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो किस प्रकार से, यानी प्रभाव, तापमान का क्या प्रभाव है। देखो जीवों पर तापमान का दो तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। क्या? एक तो जो एंजाइम होते हैं ना अपनी बॉडी के, उनकी काइनेट्स को ये प्रभावित करता है। काइनेट यानी उनकी गति, काइनेटिक एनर्जी जानते हो ना आप, उनकी गति को। तो आपके एंजाइम एक कैटालिस्ट है, आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं, और हमारा जो शरीर है विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप ही कार्य करता है। इन जैविक क्रियाओं को हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? और ये सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस किसी हार्मोन्स और किसी एंजाइम की वजह से काम करती है। तो बाहर का जो टेम्परेचर है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, जैसे हमारी बॉडी का इष्टतम ताप, एक इष्टतम ताप हमारी बॉडी का, उस पर ही हमारी बॉडी के एंजाइम कार्य करते हैं। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर ही हमारे शरीर के सारे एंजाइम कार्य करेंगे। तो आप समझा सकते हो तापमान का प्रभाव। पहली बात करें तो तापमान का प्रभाव जीवों पर कैसे पड़ रहा है, आप समझा सकते हो कि जीवों पर तापमान का प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है कि कोई भी जीव होता है वो एक नियत तापमान पर ही अपनी एंजाइमेटिक क्रियाओं को चालू करता है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, तो वितरण के आधार पर भी जो जीव हैं टेम्परेचर से प्रभावित होते हैं। जैसे जीवों का जो वितरण है वो टेम्परेचर से हो सकता है ना। जैसे अगर हम बात करें कि भाई बाजरा है, बाजरा राजस्थान की पैदावार है और इलाकों में नहीं मिलता, शायद यहाँ का ऑप्टिमम टेम्परेचर उसके लिए प्रतिकूल है। और कहीं जैसे मान लो गन्ना है, वहाँ होता है, यहाँ नहीं हो रहा है, तो वहाँ का टेम्परेचर उसके लिए प्रतिकूल है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो तो ध्रुवीय भालू है, तो वो बर्फ में रहता है, वो यहाँ जंगलों में नहीं रहता ना, क्योंकि उसके लिए वहाँ पर वो टेम्परेचर चाहिए। तो आप बताओ क्या टेम्परेचर जीवों का वितरण कर सकता है? टेम्परेचर जीवों का वितरण कर सकता है? अगर टेम्परेचर सबके लिए सेम होता तो सारे जीव एक जगह ही रहते, अलग अलग जगह रहते ही नहीं, आपको सारे जीव एक ही जगह देखने के लिए मिल जाते। लेकिन टेम्परेचर की वजह से वो माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट मतलब पलायन, क्या कर जाते हैं? पलायन कर जाते हैं। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो टेम्परेचर को अपने बदल नहीं सकते। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो जैसे उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार बदल जाता है। इसमें हम नहीं आते हैं, इसमें स्तनधारी नहीं आएगा। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जैसे बाहर ठंड है तो उनकी बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा,
ऐसी कंडीशन में वो मरने की स्थिति में आ जाते हैं, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं उससे बचने के लिए। माइग्रेट मतलब पलायन कर जाते हैं। कौन सी जगह चले जाएंगे? जहां उनको प्रतिकूल तापमान मिल जाए, अनुकूल नहीं, सॉरी ऑब्वियसली गलत बोल दिया, वेरी वेरी सॉरी। उनको अनुकूल तापमान मिल जाए, प्रतिकूल तापमान नहीं रहे। क्या? हाँ, उनका एक एडेप्टेड टेम्परेचर उनको मिल जाए, फेवरेबल कंडीशन मिले, अनफेवरेबल कंडीशन उसको ना मिले। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि टेम्परेचर जीवों को दो तरीके से प्रभावित करता है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो यहां पर दो बातें दे रखी है। एक तो यूरी थर्मल, इसको आप यूरी थर्मल लिख देना, और एक है स्टेनो थर्मल। तो देखो, ऐसे जीव जो बाहर टेम्परेचर कितना भी हो, बाहर टेम्परेचर कितना भी हो, लेकिन अपनी बॉडी का टेम्परेचर बनाए रख लेते हैं, उनको यूरीथर्मल कहा जाता है। इट मीन्स आप ऐसे समझो कि ये जो यूरीथर्मल जीव होते हैं वो किसी भी टेम्परेचर में रह सकते हैं, 0 से लेकर हाई टेम्परेचर में भी रह लेते हैं, और मनुष्य ऐसा कर लेता है। मनुष्य आपको बहुत -डिग्री टेम्परेचर में भी रह लेता है ना, और हाई टेम्परेचर में भी रह लेता है, दोनों टेम्परेचर में रह लेता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता है। समझ में आ गई बात? तो जो जीव तापमान की उच्च परास को सहन कर लेते हैं उनको यूरीथर्मल कहा जाता है, और जो जीव तापमान की उच्च परास को सहन नहीं कर पाते, कम परास को ही सहन करते हैं, उनको स्टेनोथर्मल कहा जाता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो स्तनधारी है, यूरीथर्मल है। ये तापमान की उच्च परास, उच्च मतलब चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, दोनों कंडीशन को सहन कर लेता है। और धुरीय बालू है, छिपकली है, उभयचर है, ये तापमान की उच्च परास को सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे ही बाहर का टेम्परेचर चेंज हुआ तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ये मरने की स्थिति में आ जाते हैं। फिर ये तरीके ढूंढते हैं बचने के। हो सकता है ये माइग्रेट कर जाएं, ये सुसुप्त अवस्था में चले जाएं, ठीक है, कोई तरीका ढूंढते हैं। एक्टोथर्मल और एंडोथर्मल, एक होता है एक्टोथर्मल और एक होता है एंडोथर्मल। जैसे सरीसृप और उभयचर की अगर हम बात करें तो ये ऐसे जीव हैं, एक्टोथर्मल है। एक्टोथर्मल किसे कहेंगे? जो अपने बॉडी का टेम्परेचर बाहर के वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार बना ले। जैसे ही बाहर का टेम्परेचर चेंज हुआ उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी वैसा ही हो जाता है, इनको एक्टोथर्मल कहा जाता है। लेकिन एक होता है एंडोथर्मल, ये जीव चाहे बाहर कैसा भी टेम्परेचर रहो, इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो नियत है वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो ये मर ही जाएंगे, बाकी माइग्रेट वगैरह नहीं करते। समझ में आ गई बात? तो ये जो चीज़ है ये इससे रिलेट हो रही है, ये जो चीज़ है वो इससे रिलेट हो रही है, आप समझ लो इन चीज़ों को। स्टेनोथर्मल जो कम परास को सहन करे, और स्टेनोथर्मल होते हैं वो एक्टोथर्मल होते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के वातावरण के अनुसार वो चेंज हो जाते हैं। यूरीथर्मल जो ज़्यादा परास को सहन करें, और एंडोथर्मल वे जीव जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बदलने नहीं देते, तो वो ज़्यादा परास को सहन कर सकते हैं। तो इसको आप हिंदी में बोलोगे विषमतापी। क्या बोलोगे? इसको बोलोगे समतापी। क्या बोलोगे? तो हम कैसे जीव हैं? समतापी। प्लांट्स पर इफेक्ट देखें अगर टेम्परेचर का, तो बहुत सारी चीज़ों में इसका इफेक्ट होता है। जैसे पुष्पन क्रिया तापमान पर निर्भर करती है। पादप बन गया, और पादप की ग्रोथ के लिए भी तापमान बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके वाटर का अब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी तापमान के जरिए होता है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, जो लाइट रिलेट करता है किससे? टेम्परेचर से रिलेट करता है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया यदि उनमें हुई तो नीचे से पानी उठना लग जाएगा। मेटाबॉलिक प्रक्रिया, चाहे प्लांट की बात कर लें चाहे एनिमल की बात कर लें, एंजाइम उसमें भी होते हैं और वो भी तापमान के जरिए चालू रहते हैं। रेस्पायरेशन, ऑब्वियसली रेस्पायरेशन जो होता है प्लांट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट में ही करता है। ये चीज़ें आप जब फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे या पहले पढ़ा हुआ है तो उसमें है ये बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर की। किसकी बात करते हैं? हमारा दूसरा एबायोटिक फैक्टर है वाटर।
देखो वाटर की पहली बात आती है रिक्वायर। इसकी रिक्वायर क्या है भाई? देखो रिक्वायर की अगर हम बात करें तो दो कंडीशन बताई गई है। रिक्वायर फॉर, जीवन की उत्पत्ति के लिए वाटर जरूरी है, और दूसरी बात जीवन की उत्पत्ति ही वाटर में हुई है। ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ मानी जाती है? जल में ही मानी जाती है। और अगली बात प्रोडक्टिविटी बढ़ना, हमारी इनडायरेक्टली प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वो भी वाटर के जरिए। अगर पौधे को पानी नहीं मिला तो पौधा ग्रो नहीं करेगा, तो उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। उत्पादकता नहीं बढ़ी तो हम क्या खाएंगे? हमारी उत्पादकता भी नहीं बढ़ेगी, हमारे पास भी एनर्जी का लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। तो अगर पादप ही नहीं है तो फिर सभी मरने की स्थिति में आ जाएंगे। रेस्पायरेट कैसे करेंगे हम? तो रेस्पायरेशन करवाने के लिए पौधे को बराबर मात्रा में क्या मिलता रहना चाहिए? पानी मिलता रहना चाहिए। डेजर्ट की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट डेजर्ट में तो ऐसा होता है कि वहाँ पर पानी की कमी होती है, इसलिए वहाँ के जो पौधे होते हैं, वहाँ के जो जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो स्पेशल अडेप्टेशन कर लेते हैं, विशिष्ट प्रकार के अनुकूलन कर लेते हैं ताकि वो पानी को बचा सके। इतना इंपॉर्टेंट है पानी। पानी की समझ डेजर्ट प्राणियों को है, लेकिन हम इंसानों को पानी की समझ कम हो गई है, इसलिए हम इसका अति दोहन करते हैं। उनको समझ है, उनको पता है कि पानी कम मिलेगा, इसलिए उन्होंने एडेप्टेशन बना लिए। ऐसे बहुत सारे एडेप्टेशन आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। जैसे जड़ें गहराई में चली जाती हैं, पत्तियां छोटी होती है, कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है। इन एक्वेटिक लाइफ यदि हम बात करें जलीय जीवन की, तो आप बोलोगे सर जलीय जीवन में आप क्या बताओगे? उनके पास तो पानी ही पानी है, वो तो पानी पानी रखते हैं, लेकिन उनके पास पानी की क्या कमी है? लेकिन नहीं, जलीय जीवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक तो अमाउंट ऑफ वाटर, एक क्वालिटी ऑफ वाटर। उनको अमाउंट ऑफ वाटर से कोई लेना देना नहीं है, उनको क्वालिटी ऑफ वाटर से लेना देना है। यानी एक तो पानी की मात्रा, उनको कोई मतलब नहीं है। मछली को चाहिए आप इतने जल में रखो, चाहे महासागर में रखो, लेकिन अगर इतने पानी में क्वालिटी है तो मछली यहाँ भी रह लेगी, और यदि महासागर में क्वालिटी नहीं है तो वो वहाँ भी मर जाएगी। अब इसे एक क्वालिटी क्या है? उसको एक पर्टिकुलर पीएच मिलना चाहिए, पीएच मिलना चाहिए, वो पीएच उसको प्रभावित करता है। ठीक है। दूसरी बात O2 की उपलब्धता, वो पानी अच्छा रहे। अगर आप ये देखो कि उसमें गंदगी ज़्यादा रहेगी तो आपने 10 का चैप्टर जो पढ़ा उसमें आपको पता BOD का जो लेवल बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। अगर एल्गी ग्रो कर रही है वहाँ पर तो एल्गी खुद ऑक्सीजन खींच लेगी, उनके पास क्या बचेगा? तो O2 मिलना चाहिए। लवणता, और मिनरल्स भी उनके पास होने चाहिए ताकि वो प्रॉपर रूप से जीवित रह सके। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लवणता की बात आती है, तो लवणता जलीय जीवों को बिल्कुल प्रभावित करती है। इसको हम PPT में मेजर करते हैं, पार्ट पर थाउजेंड। क्या बोलोगे आप? पार्ट पर थाउजेंड। ठीक है। स्वच्छ जल की जो लवणता होती है 5 PPT से कम होती है। ठीक है, स्वच्छ जल की यानी लवणता कितनी रहती है? बहुत कम होती है। समुद्र की यदि लवणता की बात करें तो 30 से 35 PPT होती है। और आप अति लवणीय जो लैक्यून होते हैं, ओशियन के पास जो लैक्यून होते हैं, उनकी अगर आप मोर देन 100, उनकी लवणता कितनी जाती है? 100 से ऊपर, तो वहां तो जीवित रहना बड़ा इम्पॉसिबल काम हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लवणता जो है, लवणता के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो यूरी हैलाइन और एक स्टेनो हैलाइन। यूरी हैलाइन वे जीव होते हैं जो अधिक लवणता में जीवित रह सकते हैं, ज़्यादा परास को सहन कर सकते हैं, उनको आप यूरी हैलाइन कहोगे। स्टेनो हैलाइन आप उन्हें कहोगे जो कम लवणता में रह सकते हैं। देखो ये बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप कोई मछली है और वो स्वच्छ जल में रहती है, कहाँ रहती है, और आप उसको लवणता वाले में डाल दो उठा के, तो क्या होगा? उसमें ऑस्मेटिक जो गड़बड़ी आ जाएगी,
उसमें प्राशन सांद्रता उसकी बिगड़ जाएगी। ऐसी कंडीशन में जैसे आप लवणीय जल में उसको डालोगे तो उसकी बॉडी से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और यदि लवणीय जल को आप फ्रेश में डाल दोगे ना तो वो फूलने लग जाएगी, फूल कर फटके मर जाएगी वो ओस। हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्या हम भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये काम हमारा किडनी कर लेती है। ये काम कौन करता है हमारे अंदर? किडनी करती है, जो प्राशन का नियमन रखती है। हम सारे दिन खाते रहते हैं कुछ ना कुछ, फालतू की चीजें भी खाते हैं, आजकल जंक फूड है ना, चिप्स बर्गर कुरकुरे जो भी हैं वो खाते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर इतनी लवणता बढ़ती है तो उनको मेंटेन कौन करता है? किडनी करती है ना। अब आगे हम बात करते हैं लाइट की। किसकी? तो प्रकाश जो है वो रिलेट करता है टेम्परेचर से, पूरा का पूरा। किससे रिलेट करता है? टेम्परेचर से। इफेक्ट ऑन प्लांट्स पर अगर आप देखो, प्लांट पर प्रकाश जो है वो किस प्रकार से प्रभावी है? एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। अब जल की बात कर लो, अब तापमान की बात कर लो और लाइट की बात कर लो। तीनों चीजें प्लांट में प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगी ना। पानी मिला तो उसका सर्कुलेशन सही रहेगा, O2 को बाहर निकालती रहेगी वो। दूसरी बात, उसको लाइट मिली तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। टेम्परेचर मिला तो उसके एंजाइम प्रभावित नहीं होंगे और सही तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी, फोटोसिंथेसिस होता रहेगा। दूसरी है फोटो पीरियड। तापमान पादपों में फोटो पीरियड को भी प्रभावित करता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, फोटो पीरियड की अगर हम बात करें, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको अधिक ताप की जरूरत होती है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कम ताप की आवश्यकता होती है। कुछ छाया में भी ग्रो कर जाते हैं, कुछ पौधे क्या होते हैं छाया में भी ग्रो कर लेते हैं, और कुछ पौधे छाया में ग्रो नहीं करते, उनको ज़्यादा धूप चाहिए। ठीक है, ये फोटो पीरियड हो गया। ओपनिंग स्टोमेटा, ये बिल्कुल समझने वाली बात है। पौधा जो होता है अपने स्टोमेटा को गैसों के एक्सचेंज के लिए तभी खोलता है जब उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिले, उसको एक नियत ताप मिले, तभी वो उनको स्टोमेटा को खोलेगा, क्योंकि ये भी एक एंजाइमेटिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इफेक्ट ऑफ एनिमल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? देखा जाए तो वो माइग्रेशन, टेम्परेचर उनको प्लायन करवा सकता है। उनमें रिप्रोडक्शन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। आप देखो इस जो सीजनल और नॉन सीजनल में अगर देखो तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। तीसरी चारण, कुछ जीव अपनी जो चारण वाली प्रक्रिया वो भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे वो रात को खाना खाने के लिए निकलते हैं, कुछ दिन में खाना खाते हैं, कुछ रात को खाना खाते हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे चमगादड़ है, वो रात्रिचर प्राणी है, वो रात को ही भोजन ग्रहण करने के लिए निकलता है। तो टेम्परेचर इन चीज़ों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि रात में टेम्परेचर डाउन रहता है और दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। छाया पीरिय, कुछ पादप, ये बात मैंने पहले बता दी, छाया पीरिय होते हैं, यानी वो छाया में उगना पसंद करते हैं। वेवलेंथ की अगर हम बात करें, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, ये जो उनकी एनर्जी है, वो वेवलेंथ हम बात कर रहे हैं। तो एक तो दो वेवलेंथ को समझोगे आप, एक तो है पार और एक है यूवी। जो यूवी होती है उनके लिए हार्मफुल होती है, मतलब खतरनाक होती है। लेकिन जो पार है, ये आपसे पूछ भी सकता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट भी इसमें चल लेता है और फोटो सिस्टम सेकेंड भी इसमें जारी रहता है। ठीक है। डीप सी की अगर हम बात करें, जो गहरे सागर है वहां पर प्रकाश कभी नहीं जाता है। एक्चुअल में उनको पता ही नहीं है कि सूर्य जैसी भी कोई चीज है क्या। तो वहां पर डीप होते, तो वहां पर देखो आप रेड एल्गी की अगर बात करो तो रेड एल्गी आपको डीप सागर में ही मिलेगी, क्योंकि वो उनके पास सूर्य का प्रकाश आता नहीं, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करने का कोई तरीका ही नहीं होता इनके पास, तो वो और ही तरीके से भोजन ग्रहण करती है रेड एल्गी। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमने इन चीज़ों को समझा। तो अपना टेम्परेचर हो गया, अपना वाटर हो गया, लाइट हो गई, सॉइल हम कल देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।